गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस कौन कौन से? एक क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि रिप्रोडक्शन साइकिल कितने टाइप के होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन कौन से हॉर्मोन्स रेगुलेट करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से इवेंट होंगे, यूटेरस इवेंट क्या होंगे, ओवेरियन इवेंट्स क्या होंगे, इनमें क्या क्या चेंजेस होगा, और ये देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने फेज से कंप्लीट होता है और उन फेज के अंदर कौन कौन से इवेंट जो हैं वो कंप्लीट होंगे, और फेजेस के दौरान हार्मोन्स की जो लेवल है वो लेवल कितना होगा, कौन से हार्मोन का हाई होगा और कौन से हार्मोन का कम होगा। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आज की क्लास में हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल कौन सा होता है? इन विच कंप्लीट ऑल रिप्रोडक्टिव फेजेस और इवेंट्स, जिसमें सभी रिप्रोडक्टिव फेज इवेंट्स जो हैं वो कंप्लीट होती हैं, उसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल मेमल्स के अंदर दो टाइप के पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सेकेंड एस्ट्रस साइकिल होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन से मेमल्स में मिलेगा? ये प्राइमेट्स मेमल्स में मिलता है। एस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में मिलता है, नॉन प्राइमेट्स में मिलेगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में और एस्ट्रस साइकिल में क्या डिफरेंस है वो हम आगे देखेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम स्टार्ट करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स के कौन से फीमेल ह्यूमन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। अब इस फीमेल ह्यूमन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कितने समय के लिए होता है, उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड कितना होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहेंगे, मेंस्ट्रुएशन किसे कहेंगे, ये हम देखते हैं। तो यहाँ तक की बात मैंने बताया कि रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें सभी रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट होती हैं, उसको रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल्स मेमल्स में टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेकंड एस्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होगा, फीमेल प्राइमेट्स, और एस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में मिलता है। स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर साइक्लिकल चेंजेस होंगे, साइक्लिकल चेंजेस इन यूटेरस एंड ओवरी in per month is known as menstrual cycle. menstrual cycle को शॉर्ट में
MC कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन में आपने क्या समझा? साइक्लिकल चेंजेस होगा, किसमें? एक तो यूटेरस में होगा और एक ओवरी में होगा। तो ओवरी और यूटेरस का जो साइक्लिकल चेंजेस है पर मंथ, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। ये साइक्लिकल चेंजेस जो है वो रेगुलेट होते हैं किसके द्वारा? रेगुलेट बाय टू हॉर्मोन्स। फर्स्ट पिट्यूटरी हार्मोन से, एंड सेकेंड इज ओवेरियन हार्मोन। ये दो हार्मोन जो होते हैं इनसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो साइक्लिकल चेंजेस है वो कंट्रोल होता है। पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन से होते हैं? यहाँ पर एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ओवेरियन हार्मोन यहाँ पर दो होते हैं, एस्ट्रोजन एंड सेकेंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये LH FH पिट्यूटरी हार्मोन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ओवेरियन हार्मोन है। दोनों हार्मोन इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक फेज होती है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है ब्लड फ्लो थ्रू वेजाइना। वेजाइना के द्वारा ब्लड फ्लो जो होगा उस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस। तो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस में क्या होगा? ब्लड फ्लो होगा थ्रू वेजाइना। इस प्रोसेस में क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा, किसका? ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेटेरियम। एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस, उस एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होगा और एंडोमेट्रियम विद ब्लड फ्लो कम्स आउट फ्रॉम वेजाइना। वेजाइना से बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कितनी बार होगा, उस बेस पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल की क्या डेफिनेशन होती है देखिए। MC means menstrual cycle. It start from one menstruation to next one menstruation. It start from one menstruation to next one menstruation is known as MC. फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगा वहां से लेकर के सेकंड जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा वहां तक का जो साइकिल होता है उस साइकिल को हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल दो मेंस्ट्रुएशन के बीच का पीरियड होता है। तो पीरियड बिटवीन टू मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस, दो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस के बीच का जो पीरियड होगा उस पीरियड को हम बोलेंगे MC। फीमेल वुमेन के अंदर MC का जो पीरियड टाइम होता है वो पीरियड टाइम जनरली 28 to 29 डेज का होता है। ये 28 से 29 दिन का, या तो 28 होगा या 29 दिन का पीरियड इस MC का होता है। कुछ ऐसे महिलाएं भी होती हैं, ऐसी लेडीज भी होती हैं जिनमें
ये पीरियड टाइम जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी होता है। वो डिपेंड करता है उसके हार्मोनल कंट्रोल पे और दूसरा उसकी स्ट्रेस कंडीशन पर, कि उसने किस तरीके की स्ट्रेस कंडीशन सेंस कर रखी है या उसके हार्मोन्स का लेवल जो है वो कितना हो चुका है। उस बेस पर ये टाइम जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन जनरली हम एक नॉर्मल पीरियड टाइम अगर माने तो वो 28 या 29 दिन का होता है। एमसी पीरियड जो है वो कितने फेज के अंदर कंप्लीट होता है, तो देखते हैं फेजेस ऑफ एमसी। फेजेस ऑफ एमसी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट बाय 4 फेजेस। 4 फेज से यह कंप्लीट होगा। फर्स्ट फेज जो होती है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। सेकेंड फेज जो होती है उसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव और फॉलिक्यूलर फेज। इसको फॉलिक्यूलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। थर्ड फेज जो होती है उसको हम बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। ठीक है। फोर्थ फेज को हम बोलते हैं ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज। तो ये 4 फेज होते हैं। इन 4 फेज से एमसी साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। अब इन सभी फेज में क्या क्या चेंजेस होंगे वो चेंजेस हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन फेज में ओवरी में क्या चेंज होगा और यूटेरस में क्या चेंज होता है, वो सब हम यहाँ देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फेज। कि मेंस्ट्रुएशन फेज क्या है, तो देखिए मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन फेज जो है वो 3 से 5 डेज की पीरियड होता है। जनरली 3 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुएशन फेज होगा। मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होगा, इस फेज में ब्लड फ्लोज थ्रू वेजाइना। वेजाइना से ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। तो ब्लड फ्लो वेजाइना के द्वारा ब्लड फ्लो होगा, मेंस्ट्रुएशन फेज होगी। ब्लड फ्लो किसके द्वारा होता है, ब्लड फ्लो ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस, ठीक है। यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है उस लाइनिंग से वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो अनस्टेबल लेयर होती है और उस अनस्टेबल लेयर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। तो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम की वो अनस्टेबल लेयर होती है और उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ब्रेकडाउन जब होगा तो इस एंडोमेट्रियम में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो टूट जाती हैं और ब्लड वेसल्स टूटने से ब्लड फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इस फेज को
कौन सा हार्मोन यहाँ पर रेगुलेट करेगा? तो इस फेज के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन, उस एस्ट्रोजन हार्मोन की जो कंसंट्रेशन होती है वो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है और कंसंट्रेशन जैसे ही डिक्रीज होगी तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी और एंडोमेट्रियम टूटने के बाद यहां से ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, यहां पर एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन कम क्यों हो जाती है? इसका रीजन ये है कि जैसे ही ओवुलेशन में जो ओवम रिलीज होता है, अगर इस रिलीज का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, नो फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो कार्पस जो ल्यूटियम है वो कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। आगे हम बताएंगे और डिटेल में एल्बिकेंस। और कार्पस एल्बिकेंस में जैसे ही बदलता है तो एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन जो है यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन जब डिक्रीज होती है तो एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है और ब्लड फ्लो जो है वेजाइना से बाहर निकलता है। तो ये प्रोसेस इस मेंस्ट्रुएशन फेज में होती है। तो आपने देख लिया यूटेरस में क्या क्या चेंजेस होंगे। यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम है वो टूट जाएगी और ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज होता है। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पर ओवरी इवेंट की, तो ओवरी इवेंट के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, वो प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। साथ ही यहाँ पर LH और जो FSH हार्मोन है उसकी कंसंट्रेशन लो होती है। इन दोनों की कंसंट्रेशन यहाँ पर लो होती है, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट फेज में एंटर होता है तो ग्रेजुअली इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो देखिए नेक्स्ट फेज मेंस्ट्रुएशन के बाद सेकेंड फेज फॉलिकुलर फेज। तो इस फेज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड फेज देखिए, फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, सेकेंड फेज है फॉलिकुलर एंड प्रोलिफरेटिव फेज। इस फेज को प्री ओवुलेटरी फेज भी कहते हैं। ठीक है, ऑल्सो नाउन इज प्री ओवुलेटरी फेज, मीन्स ओवुलेटरी फेज से पहले की फेज प्री ओवुलेटरी फेज कहेंगे। इस फेज का जो पीरियड होता है वो पीरियड 6 से लेकर के और 13 डेज का होता है। 6 डेज से लेकर के 13वें दिन तक का जो समय होगा वो फॉलिकुलर प्रोलिफरेटिव फेज होगा। इस फेज के अंदर ओवरी के अंदर क्या चेंजेस होंगे? ओवरी इवेंट्स, देखिए ओवरी इवेंट्स के अंदर क्या होगा कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स वो किस में बदल जाएंगे? सेकेंडरी फॉलिकल्स में, और सेकेंडरी फॉलिकल्स किस में बदलेंगे? टर्सरी फॉलिकल्स, और टर्सरी फॉलिकल्स किस में? मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स। तो यहां पर ओवरी के अंदर इवेंट आप देख रहे हैं कि ओवरी के अंदर मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी और टर्सरी से ग्रेफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ओवरी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन्स का क्या लेवल होता है? इस ओवरी के अंदर जो LH और FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, FSH को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन दोनों हार्मोन्स की जो कंसंट्रेशन है
वो कंसंट्रेशन इंक्रीज ग्रेजुअली, ये धीरे धीरे इंक्रीज होती है और इंक्रीज होने के बाद एक हाई पीक लेवल पर पहुंच जाती है। ये हाई पीक लेवल ओवुलेशन फेज के अंदर पहुंचता है। तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन यहां पर बढ़ेगी और कंसंट्रेशन जब बढ़ती है तो ग्रेफियन फॉलिकल्स बनते हैं, क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल्स को ही FSH और LH जो हैं वो दोनों इनको स्टिमुलेट करते हैं। तो इन दोनों हॉर्मोन्स की कंडीशन में ये फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। एज वेल एज फॉलिकल्स जो हैं वो एक दूसरे हॉर्मोन्स को भी सिक्रेट करता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाती है, एस्ट्रोजन भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन की कंसंट्रेशन बढ़ती है और ये एस्ट्रोजन हार्मोन किसको, इस यूटेरस जो होता है उस यूटेरस की एंडोमेटेरियम लेयर को क्या करता है, रीजनरेट करता है। तो रीजनरेट ऑफ एंडोमेट्रियम इसको रीजनरेट करने को इंड्यूस करेगा। तो देखो ये ग्रेफियन फॉलिकल्स जो हैं ओवरी इवेंट है, LH और FSH जो हैं इन दोनों को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करेंगे और ग्रेफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे जैसे ग्रेफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है तो इन फॉलिकल्स से एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट होगा और एस्ट्रोजन हार्मोन्स किसको, जो यूटेरस इवेंट है उसको प्रमोट करेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट यूटेरस इवेंट क्या होगा। यूटेरस इवेंट, ठीक है, यूटेरस इवेंट देखिए, जो फॉलिकल्स होती हैं वो फॉलिकल्स एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करेगी, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, और एस्ट्रोजन हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट टू रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को वापस से बनाने के लिए स्टिमुलेट करेगा। तो ये एंडोमेट्रियम जो है उसका रीजनरेशन होगा, वो रीस्टार्ट हो जाएगी, वापस से बन जाएगी। तो इस यूटेरस और ओवरी इवेंट जो हैं वो दोनों के इवेंट्स मैंने आपको बताए। तो इस तरीके से प्रोलिफरेशन या फॉलिकुलर फेज के अंदर ओवरी के अंदर तो फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है और यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होता है बाय प्रोलिफरेशन से। तो इन दोनों इवेंट से सेकेंड फेज जो है वो कंप्लीट होती है। अब थर्ड फेज देखिए कि थर्ड फेज कौन सी है, उस थर्ड फेज में क्या क्या इवेंट्स होंगे। देखिए थर्ड फेज, थर्ड फेज जिसको हम बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज जो है वो 14th डे ऑफ MC के 14वें दिन जो 14th डे होगा उस समय ओवुलेशन की फेज स्टार्ट होगी। इस फेज में क्या होगा, इसमें रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्रेफियन follicles is known as ovulation process। ठीक है, तो ओवुलेशन प्रोसेस कब होगी, जब ओवन ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज होंगे। इस समय ओवुलेशन के समय
LH हार्मोन जो है उस LH हार्मोन की कंसंट्रेशन हाई होती है, हाई पीक पर होती है या हाई लेवल पर होती है, हाई लेवल होता है। इस हाई लेवल को बोलते हैं LH सर्ज, इसको बोलते हैं LH सर्ज, क्योंकि ओवुलेशन फेज के समय LH हार्मोन की कंसंट्रेशन एक साथ इंक्रीज होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उस कंडीशन को बोलते हैं LH सर्ज। तो ओवुलेशन में LH हार्मोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और यही LH हार्मोन जो है इस ओवुलेशन को स्टिमुलेट करता है। तो फेज, ओवुलेटरी फेज के अंदर आपने क्या क्या देखा कि एक तो 14th डे में होता है जो MC होगा, उसके 14वें दिन होगा। यहाँ LH हार्मोन की कंसंट्रेशन हाई होती है, ये LH हार्मोन ओवुलेशन को स्टार्ट करेंगे और ओवुलेशन क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल से जब ओवम रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। इसके बाद जो फोर्थ फेज होती है वो फोर्थ फेज देखिए, फोर्थ फेज जिसको हम ल्यूटियल फेज और इसी को हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज, ठीक है। इस फेज का जो पीरियड होता है वो पीरियड कितना होता है, ये 15th डे से लेकर के 28 या 29 जो 29th डेज होते हैं ऑफ MC, वहां तक का जो पीरियड होता है वो ल्यूटियल फेज का टाइम होता है। इस फेज के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स की कंसंट्रेशन अधिक होगी, यहां पर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इस हार्मोन की कंसंट्रेशन वो हाई होती है। एज वेल एज यहां पर साथ ही साथ जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी भी कंसंट्रेशन होती है, लेकिन हाई कंसंट्रेशन किसकी होगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की होती है। साथ में एस्ट्रोजन हार्मोन भी वहां होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सबसे ज्यादा होता है। जैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल्स रप्चर होती है तो उससे ओवम जो है वो बाहर रिलीज होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स कन्वर्ट इन कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेशन करता है किसका, प्रोजेस्टेरोन का, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहां पर इम्प्लांटेशन को, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, फर्टिलाइज्ड ओवम, उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा या उसको प्रमोट करेगा। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रमोट टू इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इन एंडोमेट्रियम लेयर। तो एंडोमेट्रियम लेयर पर फर्टिलाइज्ड ओवम को जोड़ने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर यहां पर फर्टिलाइजेशन ना हो, नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो किस में बदल जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेन्स में बदल जाता है। कॉर्पस एल्बिकेन्स में जैसे ही बदलता है तो बदलते ही एस्ट्रोजन हार्मोन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, लो हो जाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन की कंसंट्रेशन जैसे ही लो होती है तो एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन जो है वो, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट हो जाता है। एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा और एंडोमेट्रियम जैसे ही ब्रेकडाउन होगा तो एंडोमेट्रियम विद ब्लड फ्लो कम्स आउट थ्रू वेजाइना, वेजाइना से बाहर निकलता है और नेक्स्ट साइकिल की फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ल्यूटियल फेज के अंदर आप देख रहे हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। कैसे होती है वो आपके सामने है कि जैसे ही ओवुलेशन से ओवम रिलीज होता है
तो रिमेनिंग पार्ट होता है ग्रेफियन फॉलिकल्स का, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स कन्वर्ट इन कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस ल्यूटियम secrete high concentration of progesterone hormone. Progesterone hormone helpful in the plantation of a fertilized ovum in endometrium layer, and if no fertilization occur, then corpus luteum convert in corpus albicans. Corpus albicans decrease estrogen concentration, and decrease and low concentration of estrogen promote to breakdown of endometrium. Endometrium, breaked endometrium with blood flow comes out through vagina and next menstruation phase is start. तो इस तरीके से ये चार फेज जो हैं वो चारों फेज से सभी प्रोसेस जो हैं वो कंप्लीट होगी, सारे इवेंट्स जो हैं वो कंप्लीट होंगे और एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। अब इन सभी फेजेस को हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि उन डायग्राम में पिट्यूटरी हार्मोन्स के लेवल क्या होगा और ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल क्या होगा, यूटेरस के अंदर कैसे इवेंट्स होंगे, ओवरी में कैसे इवेंट्स होंगे, ये सब हम एक डायग्राम से देखते हैं। तो डायग्राम देखिए, ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट डे से लेकर के और 28 से 29 डेज 28 टू 29th डेज ऑफ एमसी, ये एक पूरा एमसी पीरियड है। 1 से लेकर के 28 या 29 दिन का एक एमसी पीरियड है। इस एमसी पीरियड के अंदर हमने 4 स्टेज बनाई, 4 फेज बनाई। कौन कौन सी? 1 से 5 दिन का जो फेज होता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है। 1 से 5 दिन का जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। दूसरा फेज जो है छठे से 6th डे से लेकर के और 13th डे का जो बीच का इंटरवल है उस फेज को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। सेकेंड 14th डे पर 14वें दिन जो होता है उसको हम बोलते हैं ओवुलेटरी फेज, और 14वें के बाद 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक का जो फेज पीरियड है उसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज। एंड देन 28 के बाद में नेक्स्ट साइकिल का मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हो जाता है। इन फेज के अंदर, चारों फेज के अंदर हम पिट्यूटरी हार्मोन की कंसंट्रेशन, ओवेरियन हार्मोन का लेवल, ओवेरियन इवेंट एंड यूटेरस इवेंट को हम देखेंगे कि किसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। जो हमने 4 फेजेस समझे हैं वो सभी फेज इस डायग्राम से द्वारा हम दोबारा समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स की। पिट्यूटरी हार्मोन मैंने बताया कि 2 ही हार्मोन होते हैं, एक LH और FSH। कब सीक्रेट होंगे? जब प्यूबर्टी स्टेज के अंदर कोई भी गर्ल्स जो है वो प्यूबर्टी स्टेज में जब पहुंच जाती है तो उस फीमेल कैंडिडेट के अंदर क्या होगा, हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिव हो जाती है। और हाइपोथैलेमस कहाँ होती है? अपने ब्रेन में होती है। ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो एक्टिव होती है और उससे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स निकलता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जैसे ही निकलेगा तो वो कहां पर जाकर के अपना एक्शन करेगा? वो पॉजिटिव इफेक्ट करेगा ओवेरियन गोनाड्स पर, ओवरी के ऊपर इफेक्ट करेगा। और ओवरी पर इफेक्ट करते ही ओवरी से 2 ओवेरियन हार्मोन्स को सिक्रेट करेगा। कौन से? पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्शन करेगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन? LH और FSH सिक्रेट होते हैं। ये दोनों हार्मोन्स ब्लड के थ्रू कहां पहुंच जाते हैं? ओवरी पर पहुंच जाते हैं और ओवरी के अंदर स्टिमुलेट करेंगे सिक्रेशन के लिए। तो वहां ओवरी से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट होता है। तो ये हार्मोनल कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे इसी के अंदर। तो यहां पर पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल हम देखें तो देखिए, मैंने ये बताया था कि जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है वो इस सेकेंड फेज फॉलिकुलर फेज के अंदर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है और इंक्रीज होकर के जो ओवुलेटरी फेज है उस फेज के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो LH और FSH जो है वो दोनों की कंसंट्रेशन फॉलिकुलर फेज और मेंस्ट्रुएशन फेज के अंदर धीरे धीरे बढ़ती है। जब ओवुलेटरी फेज आती है तो ओवुलेटरी फेज के अंदर LH हार्मोन जो है वो काफी अधिक बढ़ जाता है और जब LH हार्मोन काफी अधिक बढ़ता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं LH सर्ज। इसको क्या बोलते हैं? LH सर्ज। हाई लेवल ऑफ LH हार्मोन इज नाउन इज LH सर्ज कंडीशन। तो LH हार्मोन का कंसंट्रेशन अधिक कब होगा? ओवुलेटरी फेज में,
और एफएसएच का भी ज़्यादा होता है, लेकिन एलएच सबसे ज़्यादा होता है जो ओवुलेशन को स्टार्ट करता है। ग्रेफियन फॉलिकल यहाँ पर रप्चर होगी, देखो ये रप्चर हो रही है और ओवम यहाँ से निकल जाता है। फिर एलएच और एफएसएच जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाते हैं और फाइनली जाकर के कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो एलएच हार्मोन की कंसंट्रेशन हाई कब होती है ये हमें पता चल गया, और लो कब रहती है ये हमें पता चल गया। हाई कब होती है? ओवुलेटरी फेज में, और जो रिमेनिंग फेज हैं उनमें सब में इन दोनों हार्मोन की कंसंट्रेशन लो होती है। नेक्स्ट देखते हैं ओवेरियन हार्मोन। ओवेरियन हार्मोन की कंसंट्रेशन देखिए, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है मेंस्ट्रुएशन जो फेज है उस मेंस्ट्रुएशन फेज में लो होती हैं, लेकिन जैसे ही फॉलिकुलर फेज आती है तो फॉलिकल्स जैसे जैसे बनते हैं तो ये फॉलिकल्स क्या करते हैं, इसको रिलीज करेंगे, एस्ट्रोजन ई फॉर एस्ट्रोजन। फॉलिकल्स किसको रिलीज करेंगे? एस्ट्रोजन को रिलीज करेंगे, और एस्ट्रोजन को रिलीज करेंगे तो एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन यहाँ इंक्रीज होती है और प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन यहाँ पर लो होती है। लेकिन जैसे ही ओवुलेटरी फेज आती है तो उस समय एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। एस्ट्रोजन हार्मोन धीरे धीरे डिक्रीज होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब ल्यूटियल फेज होती है तो उस ल्यूटियल फेज के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ज्यादा इसलिए होती है कि जो कार्पस ल्यूटियम बनता है, ये है कार्पस ल्यूटियम। इस कार्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो सिक्रेट होगा, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब सिक्रेट होता है तो यहां पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब ये कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है, कार्पस एल्बिकेंस, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ल्यूटियम किस में बदल जाएगा? कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगा, और कार्पस एल्बिकेंस में जैसे ही बदलता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसकी कंसंट्रेशन भी यहाँ पर डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन यहाँ पर आप इस ग्राफ में देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इस ओवरी और यूटेरस के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो देखिए ओवेरियन इवेंट। ओवेरियन इवेंट में सबसे पहले हम मेंस्ट्रुएशन फेज की बात करते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन फेज जब ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लीडिंग कंडीशन के समय यहाँ पर ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स ही होते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल्स है, प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। लेकिन जैसे ही मेंस्ट्रुएशन फेज फॉलिकुलर फेज में इंसर्ट होता है तो उस समय प्राइमरी से सेकेंडरी बन जाती है, सेकेंडरी से टर्सरी बन जाती है, और टर्सरी से ग्रेफियन फॉलिकल्स बन जाते हैं। तो इस फॉलिकुलर फेज के अंदर फॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और फॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है? एलएच और एफएसएच हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स इन सभी के मैच्योरेशन को प्रमोट करेगा और ग्रेफियन फॉलिकल्स बनते हैं। जब ग्रेफियन फॉलिकल्स बनते हैं तो उसी समय एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। लेकिन जैसे ही ओवुलेटरी फेज आता है तो ओवुलेटरी फेज के अंदर क्या होगा? ग्रेफियन फॉलिकल्स रप्चर हो जाती है, और रप्चर होते ही ओवम जो है वो बाहर रिलीज होता है। इसको बोलते हैं ओवम, जो सेकेंडरी oocyte कंडीशन में होता है। ये ओवम जो है रिलीज हो जाता है, और रिलीज होने के बाद ओवुलेटरी एक ही दिन का होता है, एक दिन पर यह रिलीज हो जाते हैं। लेकिन ओवुलेटरी के बाद जो ल्यूटियल फेज है उस ल्यूटियल फेज के अंदर आप देख रहे हैं कि जो कार्पस ल्यूटियम है, ग्रेफियन फॉलिकल्स का जो पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट, वो किस में बदल जाता है? कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। और कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम किस में बदल जाएगा? कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगा, और कार्पस एल्बिकेंस जैसे ही बदलता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, और एंडोमेट्रियम धीरे धीरे टूटना प्रारंभ होगा, और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉलिकुलर इवेंट होते हैं ओवरी में। अब यूटेराइन इवेंट देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ये देखते हैं कि एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक हो चुकी है, टुकड़े हो चुके हैं, ये ब्रेक पार्ट्स हैं एंडोमेट्रियम के। लेकिन जैसे ही फॉलिकुलर पार्ट स्टार्ट होता है, फॉलिकुलर फेज, तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम जो है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है। देख रहे हैं कि यहाँ पर थिकनेस जो है वो थिन है, लेकिन ये थिकनेस धीरे धीरे आगे की तरफ जैसे ही हम बढ़ते हैं ओवुलेटरी फेज की तरफ, इसकी थिकनिंग जो है वो इंक्रीज होने लगती है।
तो ये मोटी होने लगती हैं। लेकिन जैसे ही ओवुलेटरी के बाद ल्यूटियल फेज आती है, तो ल्यूटियल फेज में जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन की कंसंट्रेशन यहाँ डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज होते ही एंडोमेट्रियम जो है वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होता है, और 28 से 29वें दिन पर ये वापस टूटना प्रारंभ होगा, और यहाँ पर फिर से मेंस्ट्रुएशन फेज ऑफ नेक्स्ट साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, हम इस कंप्लीट एमसी पीरियड को या मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम इस सभी इवेंट्स को समझ सकते हैं, और ये सारे के सारे इवेंट्स आपको इसी साइकिल के अंदर लिखने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट हार्मोनल कंट्रोल ऑफ एमसी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये हमें पता है कि मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को कौन कौन सी हार्मोन कंट्रोल करते हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये कहाँ से स्टिमुलेट होते हैं, पूरी प्रोसेस देखिए। ये हमारे ब्रेन है। ठीक है, फीमेल का क्या है? ब्रेन है। ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, वो हार्मोन होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस हार्मोन का पॉजिटिव इफेक्ट होता है किसके ऊपर? ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कौन सा लोब? एंटीरियर लोब। यहां पर एंटीरियर लोब होता है। उस एंटीरियर लोब पर गोनेडोट्रोपिन क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, उसको प्रेस करते हैं। प्रेस जैसे ही करेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। कौन कौन से? एक हार्मोन होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक होता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन दोनों का पॉजिटिव इफेक्ट होता है किस पर? ओवरी पर। ये ओवरी होती है, ओवरी के ऊपर इन दोनों हार्मोन्स का पॉजिटिव इफेक्ट होगा, और पॉजिटिव इफेक्ट से ओवरी के अंदर क्या बनते हैं? फॉलिकल्स बनते हैं। आप समझ चुके हैं, फॉलिकल्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड ग्रेफियन फॉलिकल्स बनेंगे। ये फॉलिकल्स एक हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, और उस हार्मोन को हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। इसको क्या कहेंगे? एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, साथ ही यहां पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन्स ओवरी से रिलीज होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन की कंसंट्रेशन जैसे ही ज्यादा हो जाती है तो ये क्या करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन ये इस हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा? जैसे ही फॉलिकल्स फर्टिलाइज हो जाएगा ओवम, तो एस्ट्रोजन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि पर मंथ जो है, पर मंथ जो है वो लेफ्ट और राइट ओवरी से, लेफ्ट एंड राइट ओवरी, इन दोनों ओवरी से एक एक महीने में एक एक ओवम जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, एक महीने में लेफ्ट ओवरी से ओवम निकलेगा और एक महीने में राइट ओवरी से ओवम निकलता है। तो इस तरीके से कंप्लीट हार्मोन्स के द्वारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो रेगुलेट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट हुआ। गुड बाय।
थैंक यू।